Hello everyone, welcome you all on our online lecture series on element of machine design. This is our second lecture on machine design, fundamental of machine design unit. इस यूनिट में आज हम जनरलाइज स्टेप वाइज प्रोसीजर एंड फेजेस ऑफ मशीन डिज़ाइन ये दो पॉइंट आज हम कवर करेंगे। ये दो पॉइंट हमें हमेशा एग्ज़ाम में 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे स्टेप वाइज प्रोसीजर दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेजेस है, जो फेजेस है, अगर आपने ये सारी फेजेस यहाँ पे आज लर्न कर ली तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। मगर क्या होगा कि एग्ज़ाम में अगर आपको ये एक भी स्टेज आप भूल जाते हो तो अगली स्टेज का यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए आज हम क्या करेंगे, ये सारी स्टेज आपको हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को इन सारी स्टेजेस में कंपेयर कर लेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम आज यहाँ पे लेते हैं। देखो कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सब्जियां लेने या फ्रूट्स लेने बाहर जाते हो, तो हर रोज़ बाहर नहीं जाते हो। एक बार बाहर जाने के बाद आप लॉट में वो सारा परचेस करते हो। परचेस करने के बाद घर में स्टोर करते हो। अगर सोच लो कि आपने ये सारा परचेस कर लिया, परचेस करने के बाद में एक दो दिन तो यूज़ कर लिया इन सब का, पर एक दो दिन के बाद ये क्या हो गया, सब खराब हो गया। क्यों खराब हो गए? कि आपके पास स्टोर करने के लिए अच्छी जगह नहीं है। इसके लिए आपके पास कोई मशीन नहीं है, कोई एपरेटस नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। आपने खाली इन सब को परचेस कर लिया और एक जगह पे रख दिया, पैकेट में पैक कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, आपको हर 2-3 दिन के बाद में बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाने के बाद में ये सब परचेस करना पड़ेगा। तो इसलिए अब हमारे पास में एक नीड हो गई, हमारी ये नीड हो गई कि हमें क्या करना है। तो इस चीज़ को स्टोर करने के लिए एक कोई तो भी मैकेनिज्म चाहिए, कोई तो भी एपरेटस चाहिए। अब सभी के घर में ये एपरेटस अवेलेबल है, पर हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया नीड, एंड वी नो दैट द नीड इज फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेंशन। इसके बाद में ये जो हमारी नीड है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। इस इंस्ट्रूमेंट को हम डेली लाइफ में आपने देखा भी होगा, सबके घरों में ये रहेगा। इसको बोलते हैं हम फ्रिज। अब आपको इस फ्रिज के, इस मैकेनिज्म के सारे एडवांटेजेस पता है। जो हमारा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। हम जो भी फ्रूट्स लाते हैं, सब्जियाँ लाते हैं, मिल्क रहता है, वो हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। वो आसानी से 2-3 दिन तक या जितने भी हम देर तक रख सकते हैं, वहाँ पे वो अच्छी तरह से रहेगा। पर यहाँ पे हमको आज सीखना क्या है, इस एग्जाम्पल को लेके हमें सारी स्टेप वाइज प्रोसीजर देखनी है। अभी यहाँ पे खाली 2 स्टेप हो गई, नीड एंड मैकेनिज्म। अब जो हमारी नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाया। तो मैकेनिज्म बनाने के बाद सब कुछ नहीं हुआ। अब वो मैकेनिज्म के बाद में जो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमें इस वाले एग्जाम्पल को रिलेट करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट स्टेज क्या है, नीड। इस पॉइंट को तो हमने पिछली वाले स्लाइड में समझ लिया। इसके बाद में आता है मैकेनिज्म। जो नीड है उससे हमने एक मैकेनिज्म बनाया, साइड में ये मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म को अगर हमने बना लिया तो यहाँ पे कितने फोर्सेस आने वाले हैं, जो स्टोरिंग कैपेसिटी के सेगमेंट से वहाँ पे हमने स्टोर करने के बाद में कितना फोर्स आने वाला है, इस फोर्स का हमने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद में हमें पता चला कि हमें यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। अब देख लो, इस प्रोसीजर में आपने मटेरियल सिलेक्शन में एक मटेरियल बनाने के लिए, ये मैकेनिज्म बनाने के लिए पूरा ग्लास का यूज़ किया। ग्लास में ही ये सब मैकेनिज्म बना दिया। तो यहाँ पे कुछ तो भी डिसएडवांटेज उसके रहेंगे। अगर आपने पूरा मेटल का बना दिया तो भी कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे कि वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसलिए आपको वो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल लेना पड़ेगा। कहीं तो भी प्लास्टिक लगाना पड़ेगा, कहीं तो भी मेटल यूज़ करना पड़ेगा, कहीं तो भी रबर सील यूज़ करना होगा, कहीं तो मेटल के हैंडल यूज़ करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमने मटेरियल सिलेक्शन में ले ली। डिपेंड अपॉन फोर्स कैलकुलेशन, जो कि फोर्स कैलकुलेशन है, अगर कोई तो भी एक पॉइंट है, अगर हैंडल है, सोच लो अगर हैंडल पे यहाँ पे फोर्स ज़्यादा आने वाला है ओपन करते वक्त या क्लोज करते वक्त, अगर वहाँ पे हमने रबर का हैंडल बना दिया तो वो रबर का हैंडल फ्लेक्सिबल रहेगा, इसलिए वहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए हम फोर्स एनालिसिस से कंसिडर करेंगे कि वहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। ये हो गया हमारा मटेरियल सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद में ये जो मैकेनिज्म हमें बनाना है, ये जो मशीन हमें डिज़ाइन करना है, इसका साइज एंड स्ट्रेस कैलकुलेशन।
अगर हमें इसका साइज़ बहुत बढ़ाना है तो इसके अंदर के जो पार्ट्स रहेंगे इनका साइज़ भी बढ़ाना होगा। तो सोच लो कि इसका हमने एक स्टोरिंग कैपेसिटी का साइज़ बढ़ा लिया, तो इसके हिसाब से हमने बीच में उसके लगने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका साइज़ भी हमने बढ़ा दिया। पर वहाँ पे कितना लोड आता है, कितना स्ट्रेस आता है, और ये सब के बाद में वो घर में फिट होता है या नहीं, ये सब कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। ओके, तो ये साइज एंड स्ट्रेस कैलकुलेशन के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉडिफिकेशन। ये जो सारे पॉइंट है अगर हमने फर्स्ट स्टेज में डिसाइड कर लिए, फिर भी अगर कुछ मॉडिफिकेशन के लिए रहता है इस फ्रीज में, इस मशीन में, तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे। उस कैलकुलेशंस से उस डिज़ाइन को हम मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद में हमें डिटेल ड्राइंग बनानी पड़ेगी। डिटेल ड्राइंग क्यों बनानी पड़ेगी? सोच लो ये जो फ्रीज है, ये फ्रीज आपके कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग करना है, कल से ये मैन्युफैक्चर करना है, पर इसके अंदर लगने वाले जो सारे पार्ट्स है, ये सारे पार्ट आपकी कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, नहीं करती। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक पार्ट दूसरी कंपनी को देना पड़ेगा, एक पार्ट तीसरी कंपनी को देना पड़ेगा, और इन सब से आपको वो मैन्युफैक्चर होने के बाद ये सारे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। पर अगर आपको उनको ये पार्ट बनाने के लिए देना है तो उनको आप बताना भी पड़ेगा ये पार्ट कैसे बनाना है। तो इसके लिए आपको उन सारी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग लगेगी। इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे? डिटेल ड्राइंग। हर एक ऑब्जेक्ट की हमें ड्राइंग चाहिए। ड्राइंग के बाद में आता है प्रोडक्शन। अभी सोच लो ये सारी फेजेस में प्रोडक्शन स्टेज को हमने वेटेज कम दे दिया, और मटेरियल सिलेक्शन में एक जगह पे हमने यूज़ किया कि मेटल प्लेट का, स्टील का एक हमें हैंडल बनाना है, और वो हैंडल बनाने के लिए एक कंपनी के पास में हमने डिज़ाइन भी दे दिया। पर अगर उस कंपनी के पास प्रोडक्शन करने के लिए वो कैपेसिटी नहीं है, वो मशीन ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें मशीन परचेस करना पड़ेगा। तो इसलिए मशीन परचेस करने से पहले हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं कि प्रोडक्शन के लिए कौन सा मटेरियल इजी है, ये डिज़ाइन प्रोडक्शन के हिसाब से हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगर एक कॉम्प्लिकेटेड होल होगा, ये होल की जगह एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, एक पार्ट की जगह एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, अगर उसको स्पेशलाइज मशीन चाहिए तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होता। इसलिए हमें प्रोडक्शन स्टेज भी देखनी होती, और ये सारी हमारी फेजेस हो गई फॉर मशीन डिज़ाइनिंग। अब मशीन डिज़ाइनिंग की ये जो सारी फेजेस है, हमने एक फ्रीज का एग्जांपल लेके देख लिया। तो इसके बाद में, फेजेस के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन। फेजेस कंप्लीट हो गई। अब जो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है उसकी डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या क्या होनी चाहिए। अब ये सारी जो डिज़ाइन कंसिडरेशन के पार्ट्स है, ये सारे पार्ट्स हम आज यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद में कोई तो भी ऐसे पार्ट हो गए, 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि इस एग्जाम्पल को रिलेट नहीं करते, तो आपको एक असाइनमेंट है आज के लिए। आपको क्या करना है? जो सारे पॉइंट आज हम देखेंगे यहाँ पे, उन सारे पॉइंट को एक एग्जाम्पल आपको कोरिलेट करना है। कोई तो भी एक ऐसा एग्जाम्पल आपको सोचना पड़ेगा जो एग्जाम्पल ये सारे पॉइंट को फिट होता होगा। So we will move toward the first point, type of load and stresses। डिज़ाइन करने से पहले हमें लोड के टाइप कौन कौन से है, स्ट्रेस कितने टाइप का आने वाला है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोशन ऑफ पार्ट, जो फ्रीज का डोर है वो डोर ओपन होते वक्त किस दिशा में ओपन हो, किस टाइप से ओपन हो, वो रोटेट होना चाहिए या रेसिप्रोकेट होना चाहिए या ऑसिलेट होना चाहिए, ये सारी मोशन हमें देखनी है। मोशन ऑफ ऑल द पार्ट्स। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ये सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हमने पिछले पॉइंट में देख लिया, ये सिमिलर पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद में आता है शेप एंड साइज ऑफ पार्ट। अगर आपने एक पार्ट बना लिया हैंडल, वो जो हैंडल है, हैंडल की साइज़ कितनी होनी चाहिए हमें अगर वो यूज़ करना है। अगर छोटा हैंडल हुआ तो मटेरियल से हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इजी हो जाएगा, उसके बाद में मटेरियल की कॉस्ट बच जाएगी, पर वो इजी टू एक्सेस नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या, अगर ज़्यादा बड़ा भी बना दिया तो वहाँ पे वेस्टेज ऑफ मनी है और वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, इजीली यूज़ नहीं कर सकते हम। इसलिए हमें जो भी पार्ट बनाना है उसका शेप एंड साइज डिफाइन करना है कि उसका शेप एंड साइज अप्रोप्रिएट कैसे रह सकता है और वो अच्छी तरह से कैसे बन सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, अभी देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में को रिलेट नहीं कर सकते।
ये जो पॉइंट है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन, ये जो पॉइंट है आज हम हमारे इस एग्जाम्पल में कोरिलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको सारे पॉइंट होने के बाद में जो हमने असाइनमेंट देखी कि आपको एक एग्जाम्पल लेना है और वो एग्जाम्पल यहाँ पे इस पॉइंट में आपको कंसिडर करना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कन्वेंशनल एंड इकोनॉमिकल फीचर। जो इकोनॉमिकल फीचर से अगर सोच लो कि आपको डोर ओपन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चाहिए, अगर आपने थंब वहाँ पे लगा दिया तो वो फ्रिज का डोर ऑटोमेटिक ओपन होना चाहिए। अगर ये सारी फैसिलिटीज़ आपने दे दी पर उसका कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ने के बाद में अगर कस्टमर नहीं ले रहा है तो वो सारी फीचर यूज़ करके फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए हमें कन्वेंशनल एंड इकोनॉमिकल फीचर भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए अलग अलग एनालिसिस करना पड़ता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो मशीन है, वो किस सेगमेंट में है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट, सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन एंड वर्कशॉप फैसिलिटीज। जो हम पार्ट बना रहे हैं वो वर्कशॉप फैसिलिटी कौन कौन सी वहाँ पे यूज़ होनी है, यूज़ करनी है हमें, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इस पॉइंट में कंसिडर करना है। उसके बाद में नंबर ऑफ मशीन टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ये जो मशीन है, ये मशीन एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने एक मशीन परचेस कर ली, तो इस 10 मशीन के लिए हमने 10 लाख की एक मशीन परचेस कर ली, पर उसका कॉस्ट ही नहीं रिकवर हो रहा। तो इसलिए हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो हम मैकेनिज़्म बना रहे हैं वो कितना क्वांटिटी बनने वाला है, कितना क्वांटिटी सेल होने वाला है, इसका हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। तो उसके बाद में हम मैन्युफैक्चरिंग पे उतना कॉस्ट बियर कर सकते हैं, उतना कॉस्ट लगा सकते हैं। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसका जो प्राइस है उसका प्राइस कितना रहने वाला है, उसके प्राइस के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितनी कॉस्ट आई, मटेरियल की कितनी कॉस्ट आई, लेबर चार्जेस क्या है, प्रॉफिट रेशियो कितना है, ये सारी कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको डिज़ाइन करना है। उसके बाद में ये सब होने के बाद में आपको वो असेंबली भी देखना है। असेंबली के बाद, असेंबली के लिए आपको सारे पॉइंट यहाँ पे देखने पड़ेगी कि हम एक पार्टी से अगर मटेरियल परचेस कर ले तो वो यहाँ पे दूसरे पार्टी के मटेरियल से वो बराबर फिट होना चाहिए। इसलिए आपको लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कौन कौन से पॉइंट रहते हैं, इसलिए ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है मेट्रोलॉजी का। तो नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल सिलेक्शन। मशीन डिज़ाइनिंग के लिए अब हमने फेजेस देख लिए, डिटेल में उसके पार्ट्स देख लिए, मशीन जनरल प्रोसीजर देख ली। अब इसके बाद में मटेरियल हमें सिलेक्ट करना है तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी। जो भी मटेरियल हमें, फर्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल हमें सिलेक्ट करना है वो इजीली अवेलेबल हो सकता है या नहीं। अगर आपको वो मटेरियल चाहिए, अगर वो मटेरियल आपके पास में नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप उसको कहीं से भी तो लाते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। अगर वो स्पेशली आप मंगवाते हो तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करना है कि वो मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सके, उसका कॉस्ट मैटर करता है। उसके बाद में, क्योंकि हर एक मटेरियल के लिए कोई ऑप्शन रहता है, सोच लो कि अगर किसी मटेरियल के लिए ऑप्शंस नहीं है तो हमें उस टाइम पे उतनी कॉस्ट बियर करनी ही पड़ेगी। इसके बाद में आता है मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो डिज़ाइन किया, तो डिज़ाइन करने के बाद में उसके लिए आपने मटेरियल सिलेक्ट किया डायमंड। अभी सोच लो कि डायमंड अगर कट करना है आपको तो उससे भी हार्ड मटेरियल आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास वो मशीन है या नहीं। वो जो मटेरियल आप यूज़ करते हो वो प्रोसेस करने के लिए, वो बनाने के लिए, उसको शेप एंड साइज देने के लिए आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद में मटेरियल प्रॉपर्टी, तो मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी रहती है, जो आप मटेरियल यूज़ करने वाले हो उसकी सारी प्रॉपर्टी आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा स्टोर कर लेते हो तो वो भी आपको रिस्की रहेगा। इसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है सर्विस रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ 11 से 12 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए। ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम कल डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमें हमेशा याद रहता है कि स्ट्रेंथ मतलब क्या, स्टिफनेस मतलब क्या। अगर इस सभी प्रॉपर्टी में से अगर आपको एक प्रॉपर्टी अगर पूछ ली, अगर वो प्रॉपर्टी आपको नहीं एक्सप्लेन करने के लिए आती है तो ये फॉल्ट आपका
एज अ मैकेनिकल इंजीनियर बनके। के बाद में हम जो क्वेश्चन है आपको, वो क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है और नोट्स के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा फॉर अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दी गई है, यहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। थैंक यू।